ये फैन के लिए यह वाकई अच्छी खबर थी। अगर वह वहां आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सकता था या दुर्लभ जानवरों का शिकार कर सकता था, तो यह उसकी तत्काल जरूरत को प्रभावी ढंग से हल कर सकता था। उसका सुनहरा कड़वा सागर एक सूखी हुई झील की तरह था जिसे तुरंत बड़ी मात्रा में सार क्यू इसे भरने की जरूरत थी। तभी वह इसे विस्तारित करना जारी रख सकता था और सुनहरे समुद्र को फिर से प्रकट कर सकता था। इस बार एल्डर वुकिनफेग व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व करेंगे। एल्डर हान, उस बकवास के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार ये निर्णय लिया गया कि ये फैन और पैंगबो दोनों इस अनुभवात्मक शिक्षण में भाग लेंगे। 2 दिन बाद वुकिनफेंग और एक अन्य बुजुर्ग ने 100 से अधिक शिष्यों को आत्मिक खंडहर स्वर्ग से बाहर निकाला और पड़ोसी प्राचीन खंडहरों की ओर चल पड़े। प्राचीन वृक्ष आसमान में ऊंचे उठे हुए थे, जो एक आदिम दृश्य बना रहे थे। दूर से जंगली जानवरों की गगनभेदी दहाड़ें सुनी जा सकती थी, साथ ही भयंकर हत्या की नियत की हल्की लहरें भी। आसमान में अजीबोगरीब खूंखार पक्षी भी चक्कर लगाते देखे जा सकते थे। उनके शरीर कुछ मीटर से ज्यादा लंबे और अतुलनीय रूप से विशाल थे। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊंगा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इस अनुभवात्मक शिक्षा को कम मत समझो क्योंकि यह तुम्हारे जीवन और मृत्यु से संबंधित है। एल्डर वुकिनफेंग ने कई बातें बताई जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। अंत में उन्होंने उन्हें याद दिलाने के लिए एक उदाहरण दिया। अतीत में कुछ शिष्य दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए अक्सर खंडहरों की गहराई में चले जाते थे। अगर उनका सामना जंगली जानवरों से होता तो वे निस्संदेह मर जाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जितना गहराई में जाएंगे उतने ही भयानक पक्षी और जंगली जानवर होंगे। उनमें से कई आदिम युग से पीछे छूटी अजीब प्रजातियां हैं। यहाँ तक कि स्पिरिट रूइंस पैराडाइज के बुजुर्ग भी उनसे नहीं निपट सकते। इसलिए आपको जोखिम नहीं लेना चाहिए। दोनों बुजुर्गों ने 100 से ज्यादा शिष्यों का नेतृत्व किया और जल्दी से खंडहर में पहुंच गए। यहाँ की घनी आध्यात्मिक ऊर्जा आत्मा खंडहर स्वर्ग से ज्यादा खराब नहीं थी। जैसे ही वे पहुंचे, किसी को औषधीय जड़ी बूटियां मिल गईं। उन लोगों को मत चुनो जो बहुत छोटे हैं, बड़े उपनामली ने याद दिलाया। यहाँ के विशाल वृक्ष बहुत ऊंचे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग हाथ पकड़कर भी उन्हें गले नहीं लगा पाते थे। पुरानी बैलें जांघ जितनी मोटी थी। हालांकि इसे खंडहर कहा जाता था, लेकिन यह एक आदिम जंगल जैसा था। विशाल अजगर। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, किसी ने चिल्लाकर शोर मचाया। उन्हें एक चमकीले रंग का अजगर मिला जो बाल्टी जितना मोटा था। पफ। पूरे शरीर पर रंग बिरंगे धब्बे वाले अजगर ने अपना मुंह खोला और एक धुंध उगल दी, जिसने चीखते हुए शिष्य को वहीं ढक दिया। अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। बाकी सभी शिष्यों को लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं और वे जल्दी से पीछे हट गए। धुंध छट गई और पीछे बर्फ की तरह सफेद कंकाल और जमीन पर ढेर सारा पीला तरल पदार्थ रह गया। आसपास के सभी पौधे मुरझा गए। एल्डर वुकिनफेंग जल्दी से पास आए और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने कहा, हमें खंडहर के किनारे एक जहरीले अजगर का सामना क्यों करना पड़ा? कुछ ठीक नहीं है। इस समय एल्डरली भी वहां आए और कहा, इस अजगर को जहर ड्रैगन कहा जाता है। इसका शरीर अत्यधिक जहरीला है। आप सभी को सावधान रहना होगा। इसके द्वारा उगलने वाले जहरीले धुंध से दूषित न हो, अन्यथा आप तुरंत जहर से मर जाएंगे। एल्डरली ने बोलना समाप्त करने के बाद याद दिलाया, इसका पित्ताशय दवा को परिष्कृत करने के लिए एक अच्छी सामग्री है। योग्य शिष्य इसे इकट्ठा कर सकते हैं। वे अभी खंडहर के किनारे पर पहुंचे ही थे कि उनका सामना एक जहरीले अजगर से हो गया। कौन जानता था कि अंदर और कौन से भयानक जानवर होंगे। एक शिष्य की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिससे सभी के हृदय में सिहरन पैदा हो गई और वे सभी सतर्क हो गए। मैं सांप का पित्त लेने आया हूँ। एक 16-17 साल की लड़की भीड़ से निकलकर आगे बढ़ी। उसकी कड़वाहट का सागर एक हरे रंग की रोशनी से जगमगा उठा, जो तेजी से उसकी बांह तक फैल गई और उसकी उंगलियों से होते हुए बाहर निकल गई। हरे रंग की रोशनी तलवार की तरह थी और ची ध्वनि के साथ उसने जहरीले ड्रैगन को आधे टुकड़ों में काट दिया। लड़की ने सावधानीपूर्वक मुट्ठी भर सांप का पित्त निकाला और उसे वहीं पर एल्डरली से प्राप्त सौगास औषधि की एक बोतल से बदल दिया। अन्य शिष्यों को तुरंत प्रोत्साहन मिला। उनमें से लगभग सभी में जहरीले अजगर को मारने की क्षमता थी। जब तक उनके दिल निडर थे, वे अपने हाथ पैर छोड़ सकते थे और वे सभी इन खंडहरों में कुछ पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम थे। डरो मत और लापरवाह मत बनो। आने वाले समय में अभी भी खून खराबा और मौत हो सकती है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे आप सभी को अनुभव करना होगा। ग्रीनहाउस में फूलों और पौधों को एक दिन क्रूर वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा, अन्यथा वे कभी भी सही मायने में विकसित नहीं हो पाएंगे। हालांकि दोनों बुजुर्गों ने ये कहा, फिर भी वे भौहें सिकोड़कर खड़े रहे। वे अभी खंडहर के किनारे पहुंचे ही थे और एक शिष्य पहले ही मर चुका था। यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। इस समय अन्य शिष्य एक के बाद एक आगे बढ़ने लगे। जल्द ही किसी ने 10 साल पुरानी ड्रैगन की जीभ खोदी और उसी समय एक अन्य शिष्य को एक नीला ड्रैगन की बेल मिली। अचानक खंडहर की गहराई से एक बहुत तेज पक्षी की चीख सुनाई दी। यह आकाश में धातु के छेदने जैसी आवाज थी और इससे लोगों के कान के पर्दे दुखने लगे और भिनभिनाने लगे। इस समय सभी लोग चौंक गए। वे रुक गए और ध्वनि की दिशा की ओर देखने लगे। तभी आकाश में एक सुनहरी बिजली चमकती हुई दिखाई दी, जो तेजी से एक पर्वत शिखर की ओर नीचे गिर रही थी। वह क्या है? हर कोई चौंक गया। सुनहरी बिजली बहुत तेज थी और उसे साफ साफ देख पाना असंभव था। वे सिर्फ एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी को तेजी से गुजरते हुए देख पा रहे थे। एल्डर वुकिनफेंग ने गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, यह एक बिजली पक्षी है, बिजली की तरह तेज और भयानक। ये गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति के साथ पैदा हुआ है और यहाँ तक कि मैं भी केवल तभी चक्कर लगा सकता हूँ जब मैं इससे मिलूं। गर्जन। अचानक एक गगनभेदी दहाड़ ने आकाश को हिलाकर रख दिया। जिस पर्वत शिखर पर बिजली पक्षी गोता लगा रहा था, वहां घने शल्कों से ढका एक विशालकाय बंदर उछल पड़ा। वह 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ गया और बिजली पक्षी की ओर झपटा। यह एक शल्कयुक्त वानर है। दूसरी ओर एल्डरली की अभिव्यक्ति बदल गई जब उन्होंने कहा, मुझे डर है कि यह स्केल्ड एप्स का राजा है। अन्यथा यह इतना शक्तिशाली होना असंभव होगा, वास्तव में बिजली के पक्षी पर हमला करने की हिम्मत करना। एल्डर वुकिनफेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि खंडहर शांतिपूर्ण नहीं है।
इस बार संभवतः कुछ उतार चढ़ाव होंगे। चलो बहुत गहराई में नहीं जाते। खंडहरों की गहराई से पक्षियों की चीखें और जानवरों की दहाड़ें कानों को चीर देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूर से आसमान फटकर गिर रहा हो। इससे शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए। अभी अभी उन्होंने किसी को जहरीले अजगर को आसानी से मारते हुए देखा, जिससे कई लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया। हालांकि इस समय वे अंततः समझ गए कि खंडहर उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थे। गहराई में कई सुपर अस्तित्व थे और वे उन्हें बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं कर सकते थे। चलो खंडहर में प्रवेश करने के लिए दूसरी जगह चलते हैं। एल्डर वुकिंगफेंग को अभी भी लगा कि यह क्षेत्र आज बहुत शांत नहीं था। किसी भी मामले में आदिम खंडहर काफी विशाल थे, इसलिए उन्होंने तुरंत समूह को दूसरे क्षेत्र में ले जाया। 10 ली से ज्यादा चलने के बाद समूह एक अस्तव्यस्त पत्थर के जंगल में पहुंचा। इस जगह से गुजरने के बाद वे एक बार फिर खंडहर में प्रवेश कर गए। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, अगर तुम और भी गहराई में जाना चाहो तो भी तुम 10 ली से ज्यादा नहीं जा सकते, नहीं तो तुम्हारी जान जरूर खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हें अपनी शक्ति के अनुसार ही काम करना होगा। यहाँ पहुंचने के बाद समूह में विभाजन होने लगा। 3 से 5 लोगों ने समूह बनाए और उनमें से प्रत्येक एक साथ आगे बढ़ा। वे सभी कुछ हासिल करना चाहते थे। 100 जड़ी बूटियों का तरल पदार्थ उन शिष्यों के लिए एक बड़ा प्रलोभन था जो दुखों के सागर को खोल रहे थे। हान फेयू ने भी इस बार के अनुभव में भाग लिया। जब उसने ये फैन और पैंगबो को देखा तो उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। जब ये फैन और पैंगबो ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसने तुरंत उनकी निगाहों से बचते हुए दूसरी दिशा में देखा। हान फेयू, इन 2 लोगों ने तुम्हें लगभग मार ही डाला था। हान फेयू के साथ कुछ पुरुष और महिलाएं यात्रा कर रहे थे। वे सभी 18 या 19 वर्ष के लग रहे थे। उनमें से प्रत्येक जोश से भरा हुआ था और उनकी हर हरकत से उनके चारों ओर दिव्य वैभव बह रहा था। हान फेयू उनके साथ था। ये स्पष्ट था कि वह उनमें से सिर्फ एक था और ध्यान का केंद्र बनने से बहुत दूर था। वह सिर्फ किनारे पर खड़ा रह सकता था। यद्यपि व्यक्ति अमर अंकुर है, फिर भी वह अभी संप्रदाय में आया है और उसने अधिक कुछ नहीं सीखा है। दूसरा तो कचरा है और खेती नहीं कर सकता। ऐसे मूर्ख से पराजित होना तुम सच में एल्डहान के लिए अपमान की बात हो। सबसे पहले बोलने वाले पुरुष और महिला की उम्र 17 या 18 साल के आसपास थी। हालांकि वे अपने आसपास के लोगों से थोड़े छोटे थे, लेकिन वे चांद को घेरे हुए सितारों की तरह घिरे हुए थे। ये सुनकर पैंगबो का गुस्सा बढ़ गया। ये दोनों लोग बहुत बेईमान थे। उन्होंने वास्तव में ये फैन को कचरा कहकर उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत की। उसने तुरंत गुस्से से कहा, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम इंसानों की भाषा बोलना जानते हो? 17-18 साल की लड़की ठंडी हंसी हंस पड़ी। उसके मुंह के कोने पर एक सौंदर्य चिन्ह था। हालांकि वह बहुत सुंदर थी, लेकिन इस समय उसने हड्डियों को ठंडा करने वाला एहसास दिया। उसने ठंडी हंसी में कहा, तुम्हारा गुस्सा छोटा नहीं है। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक अमर अंकुर हो, तुम दूसरों को नीचा दिखा सकते हो। तुम्हें ये जानना होगा कि कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एक अमर अंकुर भी समय से पहले मर सकता है। कौन है घमंडी? क्या हमने तुम्हें भड़काया? तुमने आते ही हमें कचरा कह दिया। अगर हमें अहंकारी माना जा सकता है तो तुम्हें अंधा माना जा सकता है। पैंगबो ने बिना किसी विनम्रता के जवाब दिया। यदि यह आदेश न होता कि शिष्यों को यहाँ लड़ने की अनुमति नहीं है, तो मैं वास्तव में आपको एक अच्छा आचरण वाला शिष्य बनने का पाठ पढ़ाना चाहता। सौंदर्य चिन्ह वाली लड़की की आंखें ठंडी रोशनी से झिलमिला उठी। उसने ये फैन की ओर देखा, फिर पैंगबो को घूरते हुए कहा, तुम एक दिव्य अंकुर हो सकते हो, लेकिन तुम यहाँ लोगों को यूं ही नहीं ला सकते। ये खंडहर आत्मा खंडहर स्वर्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम कैसे आवारा लोगों को अपनी मर्जी से आने जाने की अनुमति दे सकते हैं? उसके बगल में खड़ा 17-18 साल का युवक भी मजाक उड़ाते हुए बोला, कोई भी व्यक्ति खेती नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। उसकी आंखें ठंडी चमक से चमक उठी जब उसने ये फैन को देखा और कहा, कृपया जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। ये हमारे स्पिरिट रूइन पैराडाइज के शिष्यों के प्रशिक्षण का स्थान है। बाहरी लोगों को यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं है। अपना मुंह बंद करो। पैंगबो गुस्से में था। ये फैन का अपमान करना उसका अपमान करने के बराबर था, इसलिए वह वास्तव में आगे बढ़ना चाहता था। ये फैन ने उसे पीछे खींच लिया और उनकी तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ एक जेड पेंडेंट निकाला, उसे उनके सामने लहराया और आगे बढ़ गया। यह एल्डर वू का जेड पेंडेंट है। उनके हाव भाव तुरंत बदसूरत हो गए। वे मूल रूप से ये फैन को भगाना चाहते थे, लेकिन वे अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। हान फेयू ने आगे बढ़कर कहा, वरिष्ठ बहन ली लिन, वरिष्ठ भाई ली यू, अभी उनके साथ परेशानी की उम्मीद मत करो। मेरे बड़े चाचा मुझे अभी उन्हें भड़काने की अनुमति नहीं देते हैं। अगर उन्हें पता चला तो वह मुझे निश्चित रूप से दंडित करेंगे। कुछ 100 मीटर चलने के बाद पैंगबो ने कहा, मुझे अब याद आया। मैंने उन्हें स्पिरिट रूइन पैराडाइज के पीछे के पहाड़ में देखा था। मैं उस समय बहुत दूर था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एल्डर वुकिंगफेंग ने सहजता से बताया कि उस महिला का नाम ली लिन था और वह भी एक अमर अंकुर थी। उस आदमी का नाम ली युन था। हालांकि वह कोई अमर अंकुर नहीं था, लेकिन उसकी योग्यता बहुत खास थी और किसी से ज्यादा कम नहीं थी। ये फैन ने पलटकर कहा, ऐसा लगता है कि आप आत्मा खंडहर स्वर्ग में किसी भी खतरे में नहीं होंगे, लेकिन आप भविष्य में आराम से नहीं रह पाएंगे। पैंगबो को इसकी परवाह नहीं थी और उन्होंने कहा, जब दबाव होगा तभी प्रेरणा मिलेगी। मेरा वर्तमान लक्ष्य 3 वर्षों में उन कमीनों को रौंदना है। मुझे अंततः पता चला कि एल्डर वुकिंगफिग ने क्यों आंख भरी और कहा कि हाल के वर्षों में अच्छा और बुरा आपस में मिल गया है। ये फैन ने याद दिलाया, आत्मा खंडहर स्वर्ग उतना शांतिपूर्ण नहीं लगता जितना सतह पर लगता है। बड़ों के बीच संघर्ष हो सकता है, इसलिए आपको भविष्य में सावधान रहना चाहिए। मुझे पता है। एल्डर वुकिंगफिग ने कहा है कि वह मुझे अपना अंतिम शिष्य बनाना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मैं पीछे पहाड़ पर जाकर खेती करूँ। जब तक मैं अपनी पढ़ाई में सफल नहीं हो जाता, तब तक मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ये फैन ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि हम इतने मजबूत नहीं हैं। अन्यथा हम एक योजना बना सकते थे और इन परेशानियों से निपटने में आपकी मदद कर सकते थे।
कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पैंगबो अभी भी गुस्से में था और उसने कहा, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। ये फैन मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं उनसे कुछ भी कहने के लिए बहुत आलसी हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह अच्छी बात है। अभी किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हें बस अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तब तक इंतजार करो जब तक तुम अपना सुनहरा कड़वा महासागर नहीं खोल देते और उन्हें यह नहीं बता देते कि असली कचरा कौन है। कुछ ही देर बाद लीलेन, लियोन और हान फेयू ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि वे इस बार उनके लिए यहाँ नहीं थे, वे बस गुजर रहे थे। चलो खंडहरों की गहराई में चलते हैं और बाहर को उन कचरे के लिए छोड़ देते हैं। लीलेन ने एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान पहनी थी। उसके मुंह के कोने पर सौंदर्य तिल थोड़ा चमकदार था, जिससे लोगों को थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा था। ये फैन एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप बिना कुछ बोले उन्हें जाते हुए देखता रहा। वह कुतिया। पैंगबो गुस्से में था, लेकिन वह अभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। अगले 2 दिनों में ये फैन और पैंगबो को 10 से अधिक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां मिली। हालांकि जब उन्होंने उन्हें आदान प्रदान करने के लिए 2 बुजुर्गों के पास भेजा तो उन्हें केवल 100 जड़ी बूटियों के औषधि की 2 बोतलें मिली। वास्तव में कई लोग इसी स्थिति में थे। कई लोग 100 जड़ी बूटियों की औषधि की एक बोतल भी नहीं बदल पाए। इसके अलावा इन 2 दिनों में 3 शिष्यों की मृत्यु हो गई। नहीं, हालांकि बाहरी क्षेत्र में कुछ औषधीय जड़ी बूटियां हैं, लेकिन वे इतनी पुरानी नहीं हैं। उन्हें हमारे पूर्वजों द्वारा पहले ही एकत्र कर लिया गया है। जहां तक उन दुर्लभ जानवरों की बात है, मुझे डर है कि वे इतने सारे लोगों को एक साथ आते देखकर पहले ही बहुत दूर चले गए होंगे। उनका शिकार करना तो और भी असंभव है। 100 जड़ी बूटियों की 2 बोतलों का ये फैन के लिए कोई मतलब नहीं था। वे किसी भी काम के नहीं हो सकते थे। चर्चा के बाद वे दोनों इस बात पर सहमत हुए कि अगर वे असली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खोदना चाहते हैं और आत्मिक जानवरों का शिकार करना चाहते हैं, तो उन्हें लीलेन और बाकी लोगों की तरह खंडहरों में गहराई तक जाना होगा। अंदर बहुत खतरा है, हम उन जानवरों से नहीं निपट सकते। इसके अलावा अगर हम लीलिन और ली यूं से मिलते हैं, भले ही वे हम पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत न करें, मुझे डर है कि वे अंधेरे में गंदी चाल चलेंगे। उन दोनों ने काफी देर तक चर्चा की, अंततः उन्होंने दूर तक देखा। वे इस क्षेत्र से दूर जाकर दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते थे। 2 दिन पहले आकाश में अपने चमकदार सुनहरे शरीर के साथ उड़ते हुए बिजली पक्षी ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। वहां एक शल्कधारी वानरों का राजा भी था, जो घने शल्कों से ढका हुआ था और पहाड़ की चोटी से 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक उछला था। इससे वे और भी ज्यादा चौंक गए। इस समय बिजली पक्षी और शल्कदार वानर राजा समय समय पर उनके सामने प्रकट हुए। पिछले 2 दिनों से इलाके की गहराइयों में पक्षियों और जानवरों की चीखें कानों को चीर देने वाली थी। शोर बहुत तेज था और आज ही शांत हुआ। ये 2 भयानक जानवर क्यों लड़ रहे थे? दोनों को लगा कि इसके पीछे कोई असामान्य कारण होगा। इस समय खंडहर की गहराई धीरे धीरे शांत हो गई थी। उन्हें लगा कि अगर वे उस क्षेत्र में घुस सके तो वे कुछ आश्चर्यजनक पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये फैन और पैंगबो बहुत ही निर्णायक लोग थे। जब उन्होंने अपना मन बना लिया तो वे तुरंत चले गए और उस क्षेत्र में घुस गए।